हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाषाण काल का परिचय देखा। पाषाण काल का अर्थ क्या होता है, पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल क्यों कहा जाता है, इसको जाना। प्रागैतिहासिक काल इसलिए क्योंकि पाषाण काल को जानने के लिए हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य हैं। क्योंकि पाषाण कालीन मानव को अक्षरों का ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए हमें पाषाण काल के लिखित साक्ष्य या लिखित अवशेष नहीं मिले हैं। पाषाण काल को उसके कालक्रम और विशेषताओं के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है और सभी कालखंड अपने आप में अलग अलग विशेषता लिया हुआ है, इसके बारे में भी चर्चा की थी। अब हम सभी कालखंडों को एक एक कर उनके विशेषताओं और उनसे संबंधित प्रमुख स्थलों के साथ पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम भारतीय इतिहास में पाषाण काल के कालक्रम को जानते हैं। भारतीय इतिहास में पाषाण काल का कालक्रम 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 6,000 वर्ष पूर्व तक रहा है, यानी कि यह लगभग अपने आप में 4,90,000 वर्ष का इतिहास है। पाषाण काल के इतने बड़े कालखंड को इनके विशेषताओं के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला पूरा पाषाण काल, जिसका कालक्रम 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक है। दूसरा मध्य पाषाण काल, जिसका कालक्रम 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर 8,000 वर्ष पूर्व तक है। और तीसरा नवपाषाण काल, जिसका की कालक्रम 8,000 वर्ष पूर्व से लेकर 6,000 वर्ष पूर्व तक है। यह सभी कालखंड अपने आप में एक काल अवधि और विशेषता लिया हुआ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें मानव के रहन सहन, जीवन यापन व सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिदृश्य में बदलाव देखने को मिलेगा। पूरा पाषाण काल, जो कि पाषाण काल का सबसे अत्यधिक लगभग 4,90,000 का वर्ष का इतिहास लिया हुआ है। सरलता के लिए हम पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, जिसका कालक्रम 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 50,000 वर्ष पूर्व तक है। दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, जिसका कालक्रम 50,000 वर्ष पूर्व से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व तक है। और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल, जिसका कालक्रम 40,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक है। पूरा पाषाण काल को पढ़ने के लिए हमारा जिन मुख्य बिंदुओं पर फोकस रहेगा वह यह कि इस समय मनुष्य कैसे था, उसके उपकरण क्या थे और कौन कौन थे, कैसे बनाए जाते थे, और साथ में उस काल से संबंधित क्षेत्रों के नाम तथा साथ में कोई अन्य विशेषता होगी तो उसे भी देखेंगे। अब हम सभी को एक एक कर डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण काल को, और पूरा पाषाण काल में सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल को देखते हैं। तो शुरू करते हैं पाषाण काल के सबसे पहले कालखंड पूरा पाषाण काल को, और पूरा पाषाण काल में भी सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल को। तो निम्न पूरा पाषाण काल की विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं कि इस समय जो मानव था उसे कृषि का ज्ञान नहीं था, आग का ज्ञान था परंतु इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। दूसरी विशेषता यह है कि यह खाद्य संग्राहक थे, मतलब कि यह खाद्य को इकट्ठा करते थे, खाद्य उत्पादन नहीं करते थे। जंगलों में मिलने वाले फल व कंदमूल, मछलियां, पशुओं के मांस पर इनकी निर्भरता थी और ये कच्चे मांस का भक्षण करते थे। इनको आग का ज्ञान नहीं था, इसलिए ये मांस को पकाकर नहीं खाते थे। अगला विशेषता है कि इनकी संस्कृति कोर संस्कृति थी। कोर द्वारा औजार बनाए जाते थे। कोर अत्यंत भारी होता था। कोर क्या होता है, इसको समझने से पहले हम पेम्बुल समझते हैं। पेम्बुल एक तरह का गोल पत्थर, गोलास्म, जिसे तोड़कर औजार बनाए जाते थे। पेम्बुल पत्थर के वे टुकड़े जिनके किनारे पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने एवं सपाट हो जाते थे। जैसे हम देखते हैं कि यह कोई पत्थर है जो कि गोलास्म है और इसके किनारे पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने एवं सपाट हो गए हैं। जब इसको तोड़ा जाता था तो बाहर के किनारे जो अलग हो जाते थे, इन बाहरी किनारों को फलक कहा जाता था, और जो बीच का हिस्सा बचता था इसे ही कोर कहा जाता था। इसी कोर से निम्न पूरा पाषाण के काल के लोग औजार बनाते थे। कोर अत्यंत भारी होता था। इनके शिकार करने की शैली कुछ ऐसी होती थी कि जैसे कोई जानवर जा रहा है नीचे और ये ऊपर से पहाड़ों से उसके ऊपर पत्थर फेंक देते थे, पत्थर फेंक के मार देते थे। या तो कोई जानवर जा रहा है जिसे पकड़कर उसे ये पत्थरों से मारते थे, फिर बाद में मर जाने के बाद उसका ये भक्षण करते थे। इनके औजार क्वार्टजाइट के पत्थर से निर्मित होते थे। और औजारों के प्रकार में सबसे पहले चॉपर, जिसमें कि एक तरफ धार होता था, उसके बाद चॉपिंग, जिसमें दोनों तरफ धार होता था, फिर विदारणी, जिसमें एक ही तरफ 2 धार होता था। और ये तीनों औजारों की विशेषता यह थी कि इसमें पकड़ने के लिए इसके नीचे का हिस्सा पतला बनाया जाता था। उसके बाद आता है हैंड एक्स, यानी कि हाथ से पकड़कर चलाने वाली कुल्हाड़ी। अब निम्न पूरा पाषाण काल को उपकरणों के आधार पर 2 अलग अलग संस्कृतियों में बांटते हैं।
चॉपर चॉपिंग संस्कृति यानी उत्तर भारत की संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति यानी दक्षिण भारत की संस्कृति। संस्कृति का अर्थ इनके उपकरणों या औजारों से है। जैसे उत्तर भारत में चॉपर और चॉपिंग की उपकरण की अधिक मात्रा में प्राप्ति हुई है, इसलिए उत्तर भारत की संस्कृति को चॉपर चॉपिंग की संस्कृति कहते हैं। और दक्षिण भारत में हैंड एक्स की अधिक मात्रा में प्राप्ति हुई है, इसीलिए दक्षिण भारत की संस्कृति को हैंड एक्स की संस्कृति कहा गया है। चॉपर चॉपिंग संस्कृति डी.एन. वाडिया द्वारा 1928 में सर्वप्रथम खोज की गई थी। फिर डी टेरा व पीटरसन द्वारा 1935 में इस पे विस्तृत काम किया गया था। हमने पहले पाषाण काल के परिचय वाले वीडियो में भी देखा था कि 1935 में खेल कैम्ब्रिज अभियान दल के जो नेतृत्वकर्ता थे डी टेरा व पीटरसन, इनके द्वारा कोतवार पठार के क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ी के पास प्रागैतिहासिक उपकरण प्राप्त किए गए थे। वो उपकरण यही थे। चॉपर चॉपिंग और पेम्बुल संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए, जो इस समय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। सोहन नदी घाटी वही कोतवार पठार के पास शिवालिक पहाड़ी के आसपास स्थित है। हैंड एक्स संस्कृति को भी हमने देखा था कि रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा 1863 में सर्वप्रथम चेन्नई में पल्लवरम में हैंड एक्स की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद 1884 में विलियम किंग द्वारा अतिरम पक्कम में हैंड एक्स की प्राप्ति हुई थी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में चौतरा नामक एक स्थान है जहां पे चॉपर चॉपिंग और हैंड एक्स दोनों मिले हैं, इसलिए इसे उत्तर और दक्षिण भारत के मिलन का स्थल कहा जाता है। अब हम निम्न पुरा पाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल को देखते हैं, यानी ऐसे स्थल जहां से हमें निम्न पुरा पाषाण कालीन उपकरण या औजारों की प्राप्ति हुई है। जम्मू कश्मीर में लिद्दर नदी घाटी, पहलगाम और अनंतनाग जिले के पास में ये लिद्दर नदी घाटी है। यहाँ पे हमें पाषाण कालीन निम्न पुरा पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। जम्मू कश्मीर के ही निकट कोतवार के पठार के क्षेत्र में, उसके बाद सोहन नदी घाटी के क्षेत्र में। हिमाचल प्रदेश के मंडी में चौतरा नामक स्थान जहाँ पे चॉपर चॉपिंग और हैंड एक्स दोनों मिले हैं। उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी जो कि मिर्जापुर और सोनभद्र जिले के आसपास का क्षेत्र है। राजस्थान में मरुभूमि जिसे बोलते हैं डिडवाना नागौर जिले में स्थित है, यहाँ पे निम्न पुरा पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर में मिले हैं। मध्य प्रदेश में ही भीमबेटका रायसेन की गुफा दीवारों में भी कुछ निम्न पुरा पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं, जिसे हम आगे अभी डिटेल में देखेंगे। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में नेवासा नामक स्थान पे भी निम्न पुरा पाषाण कालीन उपकरण की प्राप्ति हुई है। अब हम पूरा पाषाण काल के अगले काल मध्य पुरा पाषाण काल को देखते हैं। मध्य पुरा पाषाण काल का कालक्रम 50,000 वर्ष पूर्व से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व तक का है। भारत में मध्य पुरा पाषाण काल के खोज का श्रेय एच.डी. संकालिया को जाता है। जैसे निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरण डी.एन. वाडिया, डी टेरा पीटरसन व दक्षिण भारत में रॉबर्ट ब्रूसफुट और विलियम किंग के द्वारा निम्न पुरा पाषाण कालीन उपकरणों की प्राप्ति हुई थी, उसी तरह मध्य पुरा पाषाण कालीन उपकरण की प्राप्ति एच.डी. संकालिया के द्वारा हुई थी, इसलिए इन्हें भारत में मध्य पुरा पाषाण काल के खोज का श्रेय दिया जाता है। ये फलक संस्कृति से अपना औजार बनाते थे, यानी कि जो कोर को पेम्बुल को तोड़ने पे जो उसके बाहर का हिस्सा बचता था वो फलक कहलाता था, उससे ये अपना औजार बनाते थे। कोर द्वारा निम्न पुरा पाषाण काल के लोग औजार बनाते थे। इनके औजार क्वार्टजाइट, फ्लिंट, चर्ट और जेस्पर से निर्मित होते थे। औजारों के प्रकार में खुरचनी होता था। यह एक तरह का पत्थर निर्मित ब्लेड है जिसका किनारा धारदार होता है। इसका उपयोग पेड़ की खाल या जानवरों का चमड़ा उतारने के लिए किया जाता था। अगला बेधनी है। इसके दोनों सिरों की घिसाई करके प्रखर एवं नुकीला बनाया जाता था। अगला तक्षड़ी है। यह ब्लेड के समान होता है पर इसका किनारा दो तलों के मिलने से बनता है। तक्षड़ी के काम वाले हिस्से की लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है। इसका उपयोग मुलायम पत्थरों, हड्डियों, क्रोडों या गुफाओं की दीवारों पर नक्काशी करने के लिए किया जाता था। हम मध्य पुरा पाषाण कालीन स्थलों के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश में सीहोर डिस्ट्रिक्ट में हथनौरा नामक स्थान, यहाँ पे मानव कंकाल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इन मानव कंकालों की पुष्टि मध्य पुरा पाषाण कालीन मानव के नर कंकाल के रूप में हुई है। उसके बाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में नेवासा, फिर अहमदनगर जिले में ही महाराष्ट्र में चिरकी एक स्थान है, वहाँ पे मध्य पुरा पाषाण काल की सर्वाधिक विशेषताएं नेवासा में ही मिली हैं, इसलिए नेवासा को मध्य पुरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल भी कहा जाता है।
उच्च पुरा पाषाण काल को देखते हैं। उच्च पुरा पाषाण काल का कालक्रम 40,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक का है। उच्च पुरा पाषाण काल हमने पहले वीडियो में देखा था कि ये प्लीस्टोसीन काल का समय है। प्लीस्टोसीन काल हिमयुग से संबंधित काल था। इस समय हिमयुग की समाप्ति होने लगी, जिससे तापमान में वृद्धि होना शुरू हुआ और गर्मी व सूखा का प्रकोप देखने को मिला। जलवायु और पारिस्थितिकी परिवर्तन हुआ। परिणाम स्वरूप जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की नई किस्मों तथा प्रजातियों का विकास हुआ। आकार अपेक्षाकृत पहले से छोटा हुआ। हिमयुग की समाप्ति के साथ साथ आधुनिक मानव यानी होमोसेपियंस का उदय हुआ। होमोसेपियंस जिसकी कपाल क्षमता पहले से अधिक होगी और बुद्धि का विकास इनमें अधिक होगा। परिणाम स्वरूप इनमें चित्रकारी व नक्काशी के लक्षण परिलक्षित हुए। ये अपनी भावनाओं को या अपने आसपास घट रही घटनाओं को चित्रकारी के माध्यम से प्रदर्शित करते थे। चित्रकारी के साक्ष्य सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के भीमबेटका की गुफा दीवारों में 1 से 2 मीटर लंबे हरे व गहरे लाल रंग में चित्रकारी, जिसकी खोज श्रीधर वाकड़कर द्वारा 1957 में सर्वप्रथम की गई। वहां पे इसके अलावा 243 अन्य प्रागैतिहासिक शैलाश्रय देखने को मिले हैं। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह माने जाते हैं। यहाँ बनाए गए चित्र मुख्यतः नृत्य, संगीत, आखेट, घोड़ों और हाथियों की सवारी, आभूषणों को सजाने तथा शहद जमा करने के बारे में है। इनके अलावा बाघ, सिंह, जंगली सूअर, हाथियों, कुत्तों और घड़ियालों जैसे जानवरों को भी इन तस्वीरों में चित्रित किया गया है। नक्काशी के साक्ष्य बेलन नदी घाटी में लोहदा नाले में अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ब्लेड संस्कृति द्वारा ये औजार बनाते थे, मतलब कि इनके जो औजार होते थे वो ब्लेड के आकार के होते थे। औजारों में खुरचनी, बेधनी, तक्षड़ी तो होता ही था, साथ में ब्लेड भी होता था। ब्लेड ऐसा औजार जो कि जिसके दोनों किनारे धारदार होते थे और यह लंबाई में अपनी चौड़ाई से दोगुना होता था। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने पूरा पाषाण काल को डिटेल में पढ़ा, पूरा पाषाण काल की विशेषताओं को और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में भी देखा। अगले वीडियो में हम लोग पाषाण काल के अगले कालखंड मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल को इतिहास में संक्रमण काल के रूप में भी जाना जाता है। संक्रमण काल इसलिए क्योंकि मध्य पाषाण काल में कुछ विशेषताएं उच्च पुरा पाषाण काल के अंत की होंगी, कुछ विशेषताएं नव पाषाण काल के शुरुआत की होंगी। यहाँ औजारों के आकार तथा प्रकार में परिवर्तन हो जाएगा, पशुपालन की शुरुआत व आग का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, शिकार करने की शैली में परिवर्तन हो जाएगा, साथ में अन्य विशेषताएं भी होंगी जिसे हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।